बच्चों हेरिडिटी स्टार्ट करने से पहले जो टॉपिक हमारा है उससे पहले हम थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे 2 सेंटेंसेस लिख रखे हैं और 2 क्वेश्चन हैं और यहाँ पे कुछ पिक्चर्स डाल रखे हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे दिया है मैंने अ सीड फ्रॉम एन एप्पल गिव राइज टू अनदर एप्पल ट्री नॉट एन ऑरेंज ट्री। तो ऑब्वियस है, अगर आप एप्पल का सीड प्लांट करेंगे तो वो आपको बड़ा होकर के एप्पल ही देगा, ना कि ऑरेंज देगा। और वैसे ही जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं या जो एनिमल्स होते हैं वो अपने जैसे ही नई एक प्रजाति को जन्म देते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें होती क्यों हैं, ये कैसे होता है, ये क्वेश्चन हमारे अंदर आता है, ठीक है। वो ह्यूमन बीइंग जो है वो अपने जैसे ही वैरायटी को कैसे जन्म देते हैं, अपने जैसे ही एक नए ऑफस्प्रिंग को कैसे पैदा करते हैं। और ये चीज़ें जो हैं, जो एप्पल का सीड है या जो बाकी अदर प्लांट्स के सीड हैं, उसको कैसे पता है कि उसको ग्रो करना है एज अ एप्पल ट्री या ऑरेंज ट्री, कैसे उसको पता चलता है, वो जानकारियाँ उसके अंदर कैसे आती हैं। कोई ना कोई तो मीडियम होगा, ठीक है। सो वो बच्चों वो जो मीडियम है वो मीडियम को हमें पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। सो देयर मस्ट बी सम मीडियम फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्लांट टू सीड और पेरेंट टू चाइल्ड। कोई ना कोई मीडियम है और वो मीडियम क्या होता है बच्चों, वही मीडियम होता है जीन, ठीक है। तो ये जो जीन होता है यही वो मीडियम होता है जिससे पता चलता है कि ये जो प्लांट है ये किस में ग्रो होने वाला है, ये जो बेबी पैदा होने वाला है वो ह्यूमन होगा या कोई एनिमल होगा, वो पता किससे चलेगा, जीन से पता चलेगा, ठीक है। सो अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है हेरिडिटी वो क्या होता है वो समझ लेते हैं। हेरिडिटी क्या होता है, द पासिंग ऑफ द फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जनरली फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है। तो पासिंग ऑन, तो ये क्या होता है, हेरिडिटी में क्या होता है, यहाँ पे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक पास की जाती हैं, फिजिकल या मेंटल कैरेक्टरिस्टिक जो भी होती हैं जो पास की जाती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं बच्चों, ठीक है। सो ये जो हेरिडिटी कॉन्सेप्ट है इसको पहली बार किसने बताया था, एक ऑस्ट्रियन प्रीस्ट थे, उनका नाम था ग्रीगर मेंडल, ठीक है। आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में इनके बारे में पढ़ा होगा। इनके ऊपर जो क्रॉस हाइब्रिड वगैरह इन्होंने किया था मटर के पेड़ के ऊपर, पी प्लांट्स के ऊपर, तो उसको आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। और इन्हीं को हमारा जो मॉडर्न जेनेटिक्स है उसका पायोनियर भी कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। जैकब एंड मोनार्ड मॉडल 1961 में 2 फ्रेंच वैज्ञानिक थे, फ्रैंकोइस जैकब एंड जैक मोनार्ड। इन लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया और एक नया मॉडल बताया दुनिया को, जिसमें उन लोगों ने प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है, प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ डीएनए इन बैक्टीरियल सेल्स, ये इन लोगों ने ये कॉन्सेप्ट ये लोग लेकर के आए पूरी दुनिया के सामने, ठीक है। और इसकी मदद से बच्चों जो जेनेटिक कोड्स होते हैं, जेनेटिक कोड्स जो हमारे डीएनए में छुपे होते हैं, उसको अनकवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिला है, ठीक है। और इसी की वजह से जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है उसका हमारे आज के जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ा, ठीक है। तो ये जो जैकब और मोनार्ड थे, इनका जो मॉडल था आज उसकी वजह से हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा एक रिवोल्यूशन आया, जिसकी मदद से हम बहुत सारी चीज़ें जेनेटिक जीन्स से रिलेटेड जो जानकारियां हैं उसको हमें जानने में मदद मिली है, ठीक है ना। वाई टू स्टडी हेरिडिटी, हमें हेरिडिटी पढ़ना क्यों है, ठीक है बच्चों। हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं या समझते हैं, जानकारी लेते हैं, तो उसका कोई ना कोई एप्लीकेशन होता है, उसको क्यों हमें पढ़ना है। तो ये हेरिडिटी क्यों पढ़ना है, क्योंकि इट इज़ यूजफुल फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटी डिसऑर्डर, ठीक है। इसका इस्तेमाल करके हम जो हेरिडिटी डिसऑर्डर होता है जो हमारे पेरेंट्स से हमको मिलता है, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एंड इसकी हेल्प से हम प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वैराइटीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस इन विच माइक्रोब्स आर यूज्ड, ठीक है। तो इसी की मदद से इस जो हेरिडिटी है जिसमें हम लोग जीन्स वगैरह के ऊपर वर्कआउट करते हैं, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो डिफरेंट काइंड ऑफ वैराइटीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। आप लोगों ने इसके बारे में भी 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री वगैरह में वो टॉपिक जो था हमारा, उसमें हमने ये चीज़ें देखी, ठीक है। और इसका जो एप्लीकेशन है दूसरे, हेरिडिटी इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज इट डिटरमाइंस विच ट्रेट्स आर पास्ड from parent to child. Successful traits are more frequently passed along and over the time can change a species. Changes in the traits
अलाउ ऑर्गेनिज्म टू अडॉप्ट स्पेसिफिक इन्वायरमेंट्स फॉर द बेटर रेट्स ऑफ द सर्वाइवल। ठीक है, तो ये जो बच्चों 3 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे हमें ये पता चलता है अगर हम हेरिडिटी को स्टडी करेंगे तो इससे क्या होता है, हमको ये पता चलेगा कि कौन से जो लक्षण हैं, कौन से ट्रेट्स हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ रहे हैं, चाइल्ड में आ रहे हैं, पेरेंट्स से चाइल्ड में पास हो रहे हैं, और समय के हिसाब से, जो समय के हिसाब से उसमें कितने चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उस स्पेसिस में, और वो अपना जो इन्वायरमेंट होता है, जो हमारा जहाँ हम सर्वाइव करते हैं, क्या वो जो चेंजेस हो रहे हैं वो अडॉप्ट कर पा रहे हैं जो इन्वायरमेंट है उसको, या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इसकी मदद से, हेरिडिटी की मदद से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है बच्चों वो है प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये जो हेरिडिटी है इसको समझने के लिए हमें ये जो वास्ट कॉन्सेप्ट है, सबसे बड़ा अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो ये है बच्चों प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, इसको हमें समझना पड़ेगा। प्रोटीन सिंथेसिस होता क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस ये होता है बच्चों, इसमें हमें अमाइनो एसिड्स या प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल या अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल मिलते हैं। वो कैसे मिलते हैं इसी को हमें इसमें समझना है। ठीक है, सो द प्रोसेस बाय विच द अमीनो एसिड्स आर लीनियरली अरेंज्ड इनटू प्रोटीन्स through the involvement of ribosomal RNA, ट्रांसफर RNA, मैसेंजर RNA एंड वेरियस एंजाइम्स। ठीक है, सो ये जो प्रोसेस है बच्चों, ये जो प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस का, इसमें क्या होता है, अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, प्रोटीन प्रोड्यूस किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ rRNA, tRNA, mRNA एंड वेरियस एंजाइम्स। ठीक है, दिस अमेजिंग वर्क टेक्स प्लेस इन द सेल ऑफ द लिविंग थिंग्स। तो ये जो काम होता है, ये जो प्रोसेस होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, इट टेक्स प्लेस इन द सेल ऑफ द लिविंग थिंग्स। इट एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोसेसेस, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ठीक है बच्चों, अभी हम इसको आगे देखने वाले हैं। ये जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये 2 प्रोसेसेस को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, इन यूकारियोटिक सेल्स ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस। ठीक है, जो यूकारियोटिक सेल्स होते हैं, यूकारियोटिक मतलब जिनके पास मेम्ब्रेन होता है सेल के पास। ठीक है, तो इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, तो अब बच्चों हम देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन और फॉर्मेशन ऑफ rRNA। ठीक है बच्चों, rRNA जो होता है, जिसको हम लोग कहते हैं राइबोसोमल RNA, ये जो मॉलिक्यूल होता है, ये छोटा मॉलिक्यूल होता है जो कि DNA से फॉर्म होता है। ये कैसे बनता है और इसका आगे यूज़ क्या होगा वो हम इसमें देखने वाले हैं। टू ट्रांसक्राइब मीन्स टू समराइज इन राइटिंग। अब ट्रांसक्रिप्शन हम पढ़ रहे हैं तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? समराइज करना कोई भी चीज़ को। समराइज मतलब जानकारी को एक जगह इकट्ठा कर देना। द इंफॉर्मेशन इन द DNA is transcribed or summarized into smaller version RNA that can be used by the cell. This process is called transcription. So जो DNA होता है, DNA में जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको ट्रांसक्राइब किया जाता है, समराइज किया जाता है एक छोटे से स्मॉलर वर्जन में, मॉलिक्यूल में, जिसका नाम है rRNA। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब डेटा जो DNA में था, जो इन्फॉर्मेशन DNA में था, उसको हमने एक स्मॉलर वर्जन मॉलिक्यूल में डाल दिया, समराइज कर दिया। ठीक है, अब ये ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे? ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस। ये कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। इट यूजेस DNA टेम्पलेट्स, DNA एज अ टेम्पलेट टू मेक एन RNA मॉलिक्यूल। RNA then leaves the nucleus and goes to the ribosome in the cytoplasm where translation occurs। बच्चों, ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में हमारा RNA फॉर्म हुआ। कौन सा RNA? राइबोसोमल RNA। ठीक है, अब ये क्या करेगा? वहाँ से बाहर आएगा। बच्चों, ये जो rRNA है वो कहाँ जाएगा? आपके साइटोप्लाज्म में जाएगा, जहाँ पे ट्रांसलेशन होता है। एक्चुअल ट्रांसलेशन जहाँ पे होता है वहाँ पे rRNA जाएगा। ठीक है, इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इंस्ट्रक्शन इन DNA टू द मैसेंजर RNA। अब क्या होगा? अब यहाँ पे mRNA आ जाएगा। यहाँ पे क्या होता है? साइटोप्लाज्म में जो भी डेटा, जो भी जानकारी rRNA के पास होती है वो मैसेंजर RNA को दे देता है। ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन अ स्ट्रैंड ऑफ mRNA इज मेड दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू स्ट्रैंड ऑफ DNA। अब यहाँ पे जो mRNA बनेगा वो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एक स्ट्रैंड होता है। हमें पता है जो DNA होता है वो हेलिकल फॉर्म में होता है। ठीक है, वो इस तरह से कुछ होता है,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये आपके बेसिस होते हैं जिससे ये कनेक्ट होते हैं दोनों स्ट्रैंड, ठीक है। ये दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, इस तरीके से कनेक्ट होते हैं। तो ये जो एक स्ट्रैंड है, ठीक है, ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, तो ये दो स्ट्रैंड है। तो ये जो mRNA होता है, ये जो mRNA बनेगा यहाँ पे, ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है एक डीएनए का, मतलब ये एक स्ट्रैंड बन जाएगा यहाँ पे। ट्रांसक्रिप्शन इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंट्रल डॉग्मा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डीएनए जो आरएनए। तो बच्चों ये जो सेंट्रल डॉग्मा होता है, इसमें दोनों प्रोसेस होता है आपका, एक तो आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है, दूसरा ट्रांसलेशन होता है। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन है, ये सेंट्रल डॉग्मा का फर्स्ट पार्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है। अब जो ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन में क्या होगा, आरएनए से हमारा प्रोटीन बनेगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं एमआरएनए क्या होता है। mRNA बच्चों अभी आप लोगों ने देखा, ये मैसेंजर का काम करता है। ये क्या करता है, rRNA से जो इसको जानकारी मिलती है वो क्या करता है, उसको आगे फॉरवर्ड करने का काम करता है एज अ मैसेंजर। सो मैसेंजर RNA इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू वन ऑफ द DNA स्ट्रैंड ऑफ अ जीन। तो जीन जो होता है उसमें जो DNA होता है, तो उसका एक ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक mRNA हमने दिखाया है, ठीक है। ये एक स्ट्रैंड है, ठीक है। अब ये दूसरा स्ट्रैंड ऊपर से यहाँ पे आएगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। तो ये दोनों जुड़ेंगे, आगे अभी हम देखेंगे, तो ये हेलिक्स फॉर्म में हो जाएगा, इस तरीके से ये बन जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, mRNA फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियस कम्स इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। सो mRNA जो आपका न्यूक्लियस में बना था वो कहाँ आ गया, साइटोप्लाज्म में आ गया। इट ब्रिंग्स इन द कोडेड मैसेज फ्रॉम द DNA। ये क्या करता है, कोडेड मैसेज लेके आता है। डीएनए का जो होता है वो कोड फॉर्म में होता है, ठीक है, वो जानकारी कोडेड फॉर्म में होती है। द मैसेज कंटेन्स द कोड ऑफ फॉर अमाइनो एसिड। ये जो कोड होते हैं ये किसके लिए होते हैं, अमाइनो एसिड के लिए होते हैं, जिससे हमारा प्रोटीन बनने वाला है, ठीक है। द कोड फॉर ईच अमाइनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, इट इज़ कॉल्ड ट्रिपलेट कोडॉन, ठीक है बच्चों। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड है, ये 3-3 करके, यहाँ पे देखिए ये जो है ये 3-3, इसको कहते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। ये कोड जो हैं ये 3-3 के फॉर्म में होते हैं जो इसमें mRNA में होते हैं, ठीक है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, ट्रिपलेट कोडॉन कहा जाता है। और एक mRNA में थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन्स होते हैं। ये जो mRNA है इसमें इस तरह के जो ये 3 के आप कह सकते हो होते हैं पेयर, 3 कोड्स होते हैं, इस तरह के यहाँ पे हजारों कोडॉन्स होते हैं ट्रिपलेट, ठीक है बच्चों। यहाँ पे जो मैंने रेड बॉक्स में बनाया है, ये हमारे लिए एक प्राउड की बात है। जो हमारे इंडियन मूल के डॉक्टर थे, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इन्होंने अराउंड 20 अमाइनो एसिड्स के इसी तरह के ट्रिपलेट कोडॉन्स की खोज किया था। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था अलॉन्ग विद द 2 अदर साइंटिस्ट, ठीक है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारे इंडियन मूल के डॉक्टरों ने भी बहुत बड़ा योगदान इस चीज़ में दिया है, ठीक है। आगे tRNA, ठीक है, हमने rRNA देखा जो कि न्यूक्लियस में फॉर्म होता है। उसके बाद mRNA देखा जो मैसेज वहाँ से कैरी करता है और वो साइटोप्लाज्म में आता है। अब हम लोग tRNA देखेंगे जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन RNA, ठीक है। tRNA रीड्स द मैसेज ऑफ द न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स एंड ट्रांसलेट इट इनटू द प्रोटीन। अब एक्चुअल जो प्रोटीन बनता है वो बच्चों यहीं पे बनता है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, जो tRNA है वो क्या करता है, जो मैसेंजर जो कोड्स लेके आता है उसको ये ट्रांसलेट करता है, उसको ये रीड करता है, और रीड करके बच्चों क्या करता है, ये अमाइनो एसिड्स या प्रोटीन में उसको कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पे हमारा प्रोटीन बनना शुरू हो गया, अब हमारा प्रोटीन का प्रोसेस शुरू हो गया बनना। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोटीन फ्रॉम एन mRNA टेम्पलेट इज कॉल्ड द ट्रांसलेशन। तो प्रोटीन जो बनता है उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं, और वो कौन करता है, tRNA करता है, ठीक है बच्चों। आई होप यहाँ तक आपको पिक्चर क्लियर हुआ। As per the message on the mRNA, amino acids are supplied by the tRNA, ठीक है। सो यहाँ पे जो मैसेज मिलता है mRNA को, तो वो जो tRNA है वो अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड करता है। आगे, फॉर दिस पर्पस tRNA हैज़ एंटीकोड हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द कोडॉन ऑन mRNA। अब क्या करता है, ये जो tRNA है ये एंटीकोडॉन्स लेके आता है, ठीक है बच्चों। ये देखिए यहाँ पे एंटीकोडॉन्स, ये आपका जो है ये mRNA है, यहाँ पे कोडॉन है, तो इसका ये कॉम्प्लीमेंट्री लेके आता है। ये कोडॉन्स है, ये कोड है, ये एंटीकोड है, मतलब उसको वो रीड करता है, उसको ट्रांसलेट करता है। जैसे हम गूगल पे अगर
मुझे समझ लीजिए मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो मैं क्या करूँगा, इंग्लिश के कोई सेंटेंसेस वगैरह वहाँ डालूंगा ट्रांसलेटर में और वो मुझे हिंदी में बताएगा, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि वो मैसेज एक्चुअली है क्या। वैसे ही यहाँ पे ये जो tRNA है ये क्या करता है, यहाँ पे एंटीकोडॉन लाता है और इसको यहाँ पे ये जॉइंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो जानकारी है वो उसको डिकोड कर लेता है और उसको रीड कर लेता है, ठीक है। आगे उसको प्रोटीन सिंथेसिस का काम शुरू कर देता है, और वो कैसे शुरू करता है अभी हम आगे देखते रहेंगे। ओके, द अमाइनो एसिड ब्रॉट इन बाय tRNA आर बॉन्डेड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ rRNA। अब क्या होता है बच्चों, ये जो यहाँ पे जो अब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ये जॉइंट हो जाते हैं, तो यहाँ पे rRNA राइबोसोमल RNA क्या करता है, इसको यहाँ कवर कर लेता है, ठीक है। कवर करने के बाद क्या करता है, इसको पेप्टाइड से लिंक करता है, ठीक है। ये यहाँ पे ये दोनों लिंक हो जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। आगे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ mRNA टू द अदर एंड बाय द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन। अब बच्चों क्या होता है, यहाँ पे भी इसी तरीके का एक ऐसा कोडॉन बनता है और एंटी कोडॉन बनता है, यहाँ पे भी बनता है। तो ये क्या होता है, ये आगे मूव करते जाता है, ये राइबोसोमल जो ये हमारा ये है, अभी मैं एक वीडियो यहाँ पे प्ले करूँगा, फिर आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ये क्या होता है, आगे मूव करता है, तो ये जो पीछे वाला है वो यहाँ से एग्जिट मार देता है, एग्जिट कर देता है, वो चला जाता है। तो अब बच्चों क्या करने वाले हैं, इसको हम एक वीडियो प्ले करने वाले हैं और ये जो ट्रांसलेशन होता है उसको हम पूरा अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो प्ले करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक tRNA आ रहा है विद द एंटीकोडॉन, ठीक है। अब वो mRNA से कनेक्ट होने वाला है, यहाँ पे कनेक्ट हुआ, और ये जो इसको कनेक्ट करेंगे, जो इसको जोड़ेंगे, ये कौन जोड़ने वाले हैं, राइबोसोम्स जोड़ने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो अब ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया राइबोसोम्स के हेल्प से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 स्लॉट बन जाएंगे। पहला स्लॉट जो ये जो बीच वाला स्लॉट है इसको पी साइड कहते हैं, उसके आगे ए साइड है और उसके पीछे जो होता है वो ई साइड बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ई साइड होता है वो एग्जिट साइड होता है। अभी देखेंगे हम लोग कैसे एग्जिट साइड होगा। यहाँ से tRNA जो होगा वो बाहर निकल जाएगा, ए साइड से यहाँ पे नया tRNA आएगा विद द अमाइनो एसिड। ये एक अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल इसके ऊपर है, प्रो जहाँ लिखा है, और ये यहाँ कनेक्ट होगा, और ये जो पी साइड का जो अमीनो एसिड का मॉलिक्यूल था वो पेप्टाइड की सहायता से यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये मूव करेगा अब आगे, राइबोसोमल जो यहाँ पे था, राइबोसोम्स जो था वो आगे मूव करेगा, और ये जो पिछला वाला tRNA था वो बाहर चला गया, ठीक है, एग्जिट कर दिया एग्जिट साइड से। अब नया ए साइड पे एक नया tRNA आया और ये चेन कंटिन्यू जुड़ते जाएगा। यहाँ पे जो 2 मॉलिक्यूल्स थे जो पी साइड पे कनेक्ट थे अमाइनो एसिड के, अब वो कनेक्ट हो जाएंगे, पहला वाला जो अभी ए साइड से आया वहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। ये 3 मॉलिक्यूल देखिए चेन बना रहे हैं धीरे धीरे। तो इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे एक चेन बनते जाएगी ये अमाइनो एसिड्स की, और इसी तरीके से हमारा एक बहुत बड़ा प्रोटीन का चेन बन जाएगा, ठीक है। और यही होता है प्रोटीन सिंथेसिस जो कि हमारे ट्रांसलेशन में होता है, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा जैसे कि वीडियो में, इस तरीके से पूरी चेन जो होती है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स की वो कनेक्ट हो जाती है, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, एंड दिस प्रोटीन कंट्रोल्स द वेरियस फंक्शन ऑफ द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर अपीयरेंस टू। अब ये प्रोटीन हमारे बॉडी में जब ऐसी तरह से बन जाते हैं, इनकी एक चेन बन जाती है, लॉन्ग चेन बन जाती है, तो ये हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शन जो होते हैं उसको ऑपरेट करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं म्यूटेशन। बच्चों अब देख लेते हैं म्यूटेशन क्या होता है। अ म्यूटेशन इज अ चेंज दैट अकर्स इन अवर DNA सीक्वेंस। मतलब जो अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो DNA होता है उसमें प्रॉपर सीक्वेंस होता है बेसिस का। हमारे बेसिस क्या होते हैं बच्चों, ACGT, ठीक है। ACGT क्या होते हैं, 4 बेसिस होते हैं, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन एंड थाइमिन, ठीक है। अगर इसके सीक्वेंस में, इनके सीक्वेंस में कोई भी चेंजेस होगा, इनके सीक्वेंस में अगर कोई भी चेंजेस होगा तो हमारा जो DNA का स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है, और उसी को कहते हैं म्यूटेशन। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये मेन सीक्वेंस है, यहाँ पे जो है मेन सीक्वेंस दिया है। अब यहाँ पे CTG, यहाँ पे देखिए CTG, CAGG और T, इस तरीके से सीक्वेंस यहाँ दिया है। अगर ये सीक्वेंस यहाँ पे, ये जो दिया है ये सीक्वेंस यहाँ पे
चला जाए, ठीक है, ये हट गया यहाँ से। यहाँ पे एक्चुअल होना चाहिए था किसको, इसको होना चाहिए था, इसको यहाँ पे होना चाहिए था टी को, ठीक है, टी जी सी को होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया जी ए टी। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये रिप्लेसमेंट हो गया ना, मतलब ये जो सीक्वेंस था वो सीक्वेंस यहाँ पे चेंज हो गया। ये जो सीक्वेंस चेंज हुआ इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं डीएनए वगैरह में, ठीक है। उसी को इसमें हम म्यूटेशन में स्टडी करने वाले हैं। और ये होता क्यों है, इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से होता है, या जब डीएनए को कॉपी किया जाता है तब हो सकता है, या यूवी लाइट और सिगरेट स्मोकिंग की वजह से ये म्यूटेशन हो सकता है हमारे डीएनए में। ओवर द लाइफ टाइम आवर डीएनए कैन अंडरगो चेंजेस और म्यूटेशन इन द सीक्वेंस ऑफ बेसिस ए सी जी टी। जैसे मैंने अभी बताया, ये इसमें चेंजेस आ सकते हैं, अगर चेंजेस आए तो म्यूटेशन होगा। दिस रिजल्ट्स इन द चेंजेस इन द प्रोटीन दैट आर मेड, दिस कैन बी बैड और गुड थिंग। अब ये जो चेंजेस आएंगे म्यूटेशन की वजह से, इनके जो सीक्वेंस की वजह से जो चेंजेस आएंगे वो गुड भी हो सकते हैं, बैड भी हो सकते हैं, उसका अच्छा प्रभाव भी हो सकता है, बुरा प्रभाव भी हो सकता है। म्यूटेशन कैन अकर ड्यूरिंग डीएनए रिप्लेसमेंट इफ एरर्स आर मेड एंड नॉट करेक्टेड इन टाइम। ये म्यूटेशन हो सकता है डीएनए जब फॉर्मेशन होता है, अगर वहाँ पे करेक्शन हो गया तो ओके है, अदरवाइज वो म्यूटेशन होके रहेगा, ठीक है। म्यूटेशन कैन आल्सो अकर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपोजर टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज स्मोकिंग, सनलाइट एंड रेडिएशन। जो अभी हमने डेफिनेशन में देखा वही चीज़ यहाँ पे है। ऑफन सेल्स कैन रिकॉग्नाइज एनी पोटेंशियल म्यूटेशन कॉजिंग डैमेज एंड रिपेयर इट बिफोर इट बिकम्स अ फिक्स म्यूटेशन। जब ये फॉर्मेशन होता है डीएनए वगैरह का, उस टाइम सेल्स वगैरह क्या करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, उसको ध्यान में ले लेते हैं, और उसको क्या करते हैं, उसको कोशिश करते हैं कि उसको चेंज कर लें, और उसको जो ओरिजिनल सीक्वेंस होता है उसमें कोशिश करते हैं फिक्स करने की, ठीक है। म्यूटेशन कंट्रीब्यूट्स टू जेनेटिक वेरिएशन विद इन द स्पेसीज। तो जो ये म्यूटेशन होता है इससे क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन आ जाते हैं, बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। जो नया ऑफस्प्रिंग आता है, जो नया चाइल्ड होता है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं कंपेयर टू देयर पेरेंट। म्यूटेशन कैन ऑल्सो बी इनहेरिटेड पर्टिकुलरली इफ दे हैव पॉजिटिव इफेक्ट। अब जो बच्चा सपोज हुआ और उसमें जेनेटिक वेरिएशन थे, अब वो क्या हो गया, उसमें पॉजिटिव इफेक्ट है वो म्यूटेशन का। अब वो क्या करेगा, उसमें पॉजिटिव इफेक्ट होने की वजह से जो वो नए बेबी को बर्थ देगा, जो नया बेबी उसके थ्रू आएगा, उसमें भी चांसेस हैं म्यूटेशन होने के, ठीक है। फॉर एग्जांपल डिसऑर्डर सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, इज कॉज्ड बाय द म्यूटेशन इन द जीन दैट इंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग ऑफ द प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। अब हमारे ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है बच्चों, जो कि एक प्रोटीन ही होता है। अब बहुत लोगों को क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा, जिनके पास बोलते हैं खून की कमी हो जाती है। वहाँ पे खून की कमी क्यों होता है, वहाँ पे जो हमारा ब्लड सेल्स होते हैं, जो हीमोग्लोबिन होता है, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, सिकल सेल हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक होने लगते हैं, वो टूटने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो नहीं बन पाते हैं, और क्या होता है, हमारे बॉडी में खून की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हमारे बॉडी को। हाउएवर म्यूटेशन कैन आल्सो डिसरप्ट नॉर्मल जीन एक्टिविटी एंड कॉज डिजीज लाइक कैंसर इज़ द मोस्ट कॉमन ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर या डिजीज़। अब क्या होता है, सबसे जो बड़ा डिजीज़ हो सकता है वो हो सकता है कैंसर। अगर हमारे जीन में डिफेक्ट हो गया, हमारे जीन में जो ग्रोथ होना चाहिए था, जो सीक्वेंस में बनना चाहिए था, अगर वो नहीं होगा तो उसकी वजह से हमें कैंसर भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये म्यूटेशंस में हमने देखा। सो अगला वीडियो जो हम बच्चों हमारा आएगा वो हमारा होगा इवोल्यूशन के ऊपर, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी आपकी शिकायत है, अगर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, ठीक है। थैंक यू।